ओके, तो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। आपको हीलियम का डायमीटर निकालना है, ठीक है, और बी की वैल्यू आपको दी हुई थी, ठीक है। तो बस बी किसके बारे में बताता है, बी का क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बच्चों, बी इक्वल टू क्या था, बी इक्वल टू क्या था, बी इक्वल टू 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए, यही था, ठीक है। बस वैल्यूज पुट करते जाओ, है ना। बी 24 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, तो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, ध्यान रहे, है ना, आपने सेंटीमीटर क्यूब में लिया है। बाकी का 4 × 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालनी है तो आर क्यूब, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। बस अब कैलकुलेशन कर लो आप, 4 × 6, ठीक है। आपको डायमीटर निकालना है, वो ऑप्शन में आ जाएगा मीटर में है सेंटीमीटर है, मैंने ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया आपको। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये 4 × 6 है ना, कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आर की वैल्यू, इसको आप जब सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू आएगी 1.4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का 2 टाइम्स, है ना, फिर 2.8 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, है ना, बिल्कुल। मीटर में चेंज करोगे तो मीटर में चेंज कर ही सकते हो, देखो मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 2.8 × 10⁻�10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है एंगस्ट्रॉम, है ना, तो ये 2.8 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। मतलब अलग अलग यूनिट्स है, वो तो एग्जाम की बात है, आपको किस यूनिट्स में पूछते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको डायमीटर है ना निकालना है, ठीक है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मान के हम इसको चल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन आपको नहीं गिवन। एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल बी, आपको स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी है। इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड Hg इज 13 ग्राम पर ml। देखो इस क्वेश्चन में आपको ना गैस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, बस लिक्विड मर्करी की आपको डेंसिटी गिवन है और स्मॉल भी आपको निकालना है, ठीक है। यदि आप ये क्वेश्चन कर लोगे इसका मतलब आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, ये जल्दी से होता नहीं है, ठीक है, जब इसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। अब देखो हमें तो गैस के बारे में तो कुछ कहा नहीं है ना, तो हमें बी निकालना है। देखो बी कैसे निकाले, पहले तो बी का फॉर्मूला है वो ऑफ है, लिख दो यहाँ पे बी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बी का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, बी इक्वल टू क्या होता है 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए, यही होता है बी, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए क्या है, देखो 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल, इसको एन ए से मल्टीप्लाई करते क्या बन गया वॉल्यूम ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स, हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स। अब वॉल्यूम है वो 1 मोल गैस मॉलिक्यूल का कैसे निकाले हम, है ना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कैसे निकाले, ध्यान दो, आपको जो लिक्विड मरकरी है, ठीक है, उसको गैस फॉर्म में हमें लेना है। कैसे लेना है, देखो हमें एज ए लिक्विड को जो मरकरी है उसको गैस की फॉर्म में मानना है, ठीक है, मतलब वो गैस में भी हो सकती है लिक्विड में हो सकती है, डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है। फिलहाल तो हमें मरकरी क्या दी हुई है लिक्विड फॉर्म में गिवन है, तो जब लिक्विड में होंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे क्लोज क्लोज होंगे, होंगे ना, जब लिक्विड में तो पार्टिकल क्या होंगे क्लोज होंगे ना, इस तरह से, है ना। तो हमें डेंसिटी गिवन है, क्या गिवन है मुझे डेंसिटी गिवन है ना, तो डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी, ऐसा लिख सकते हैं,
ना, मुझे डेंसिटी गिवन है। अब मास की बात करें, हमें क्या निकालना है देखो, यदि हम मरकरी के 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लें, वो कैसे निकालेंगे बताओ, मास कितना रखेंगे बताओ, बताओ मुझे। यदि मरकरी के मुझे 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम चाहिए, तो मास की वैल्यू क्या रखेंगे, मास क्या होना चाहिए मरकरी का बताओ, दिया हुआ नहीं है, सोच के बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ प्रीतिंदर, तूने ये फोटो दूसरी चेंज कर दी। मास क्या होना चाहिए, मोलर मास, मास क्या होना चाहिए, मोलर मास, ठीक है। मास क्या होना चाहिए, मोलर मास, ठीक है। तो मरकरी का मोलर मास है, ये तेरी है क्या, चलो पूछो क्या पूछना है। सर डेंसिटी अपॉन मास नहीं होता सर। अच्छा 1 मिनट, उल्टा लिख दिया होगा, 1 मिनट। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इनटू नहीं होता है ना। होता। नहीं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम आता है ना, इनटू कैसे आता है, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय ओके डेंसिटी होगा। सर, ओके सर। मास क्या रखोगे आप, मोलर मास, मास क्या रखोगे आप, मोलर मास रखोगे, ठीक है। तो मास, मरकरी का मोलर मास होता है 200 ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाई, है ना, ये मोलर मास है ना, और डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी है, 30 ग्राम पर ml, है ना। तो ये आंसर कितना आएगा वॉल्यूम का, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 15.4, है ना, ml आ जाएगा। मैंने 1 मोल का वॉल्यूम निकाला है तो पर मोल आ जाएगा, ठीक है, मतलब मैंने 1 मोल का वॉल्यूम निकाला ना, तो पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 15.4। अब आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। बी को हमने क्या लिखा था, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मोलिक्यूल्स, वो कितना आया 15.4, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 61.6 ml पर मोल आ जाएगा। मतलब आपको जो लिक्विड मरकरी है, यदि उसकी आपको डेंसिटी गिवन है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यदि उसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लेते हैं, वही गैस का हो जाएगा, ठीक है। मतलब लिक्विड का होगा वही तो गैस का होगा। यदि मरकरी लिक्विड में है, लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल का मास होगा उतने ही जब वो गैस में होगा तब उसके मॉलिक्यूल्स का मास होगा। तो ये मैंने 2 न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, बड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने जा रहे हैं कि जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो प्रेशर के साथ कैसे वेरी करता है। अब देखो जो ग्राफ्स आएंगे, ठीक है, ग्राफ्स को आपको रीडिंग करना आना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ग्राफ बनाना है, बनाए हुए अपने आप मिलेंगे आपको, बस रीडिंग करना आना चाहिए कि ग्राफ में ये क्या चीज है, ठीक है, दिया हुआ कैसे है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं कई ग्राफ, एक आधे, ठीक है। तो मैं बहुत सारे ग्राफ बनाऊंगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड विथ प्रेशर, विथ प्रेशर, ठीक है। तो जो वांडरवाल था उसने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट गैस ले ली और उनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, और जो प्रेशर है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ था, ठीक है, एक नॉर्मल ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको कुछ चीजें समझनी है, बाकी की और ग्राफ बाद में देखेंगे। इधर है जेड, ध्यान दो, इधर क्या है, जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इस एक्सिस पे आपका प्रेशर, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये जीरो नहीं है ना, मैं यहाँ पे आपका ओरिजिन नहीं ले रहा, ठीक है, मतलब ओरिजिन कहाँ है, नीचे कहीं पे है, ठीक है, नीचे है ना। यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है ये जेड इक्वल टू 1 है कि नहीं है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है पूरी लाइन, ये किसको बता रही है ना, जेड इक्वल टू 1। यहाँ पे आपकी कंप्रेसिबिलिटी है जेड इक्वल टू 1 इस लाइन के अलोंग, प्रेशर इधर वेरी कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अब देखो जो ग्राफ्स आया था कुछ इस तरह से आया था, ऐसे ग्राफ आया था, ठीक है, रियल केसेस के लिए, है ना। अब जो ग्राफ को हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देखो ध्यान दो, इधर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, वो सिखाता हूँ। मैंने ये पॉइंट मान लिया ए, ठीक है ना, ग्राफ ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ये मैक्सिमम मिनिमा तक गया, है ना, कम से कम अपनी वैल्यू की। ये पॉइंट है मान लो बी, और ये पॉइंट है सी, आगे जो भी पॉइंट्स है जो आगे जा रहा है, ये पॉइंट है
डी। ओके, इतना आप समझ चुके होंगे। मैंने डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट कर दिए। अब देखो ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है, ध्यान दो। बताओ z इक्वल टू 1 कौन सी केस है? z इक्वल टू 1 कौन सी केस होगी? आइडियल केस होगी या रियल केस होगी? z इक्वल टू 1 आइडियल होगी, होगी कि नहीं? जिसका कंप्रेसिव वेक्टर 1 है वो क्या होगी? आइडियल होगी। देखो एक्चुअली में है ना, रियल केस भी कई बार आइडियल की तरह बिहेव करती है, ठीक है, बस वही चीज बता रहा हूँ, है ना। मतलब रियल का मतलब क्या है, यदि आप लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रखो तब आपकी रियल गैस है वो भी क्या कर सकती है, एक आइडियल की तरह बिहेव कर सकती है। बताओ मुझे एक चीज बताओ, प्रेशर की बात करें, बताओ जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो प्रेशर इस रीजन में, जैसे मान लो यहाँ तक मैं रीजन यहाँ की बात, क्या यहाँ पे प्रेशर कम है कि नहीं है? यहाँ तक प्रेशर कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं है, यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो जब प्रेशर बहुत कम है, यहाँ तो बिल्कुल भी प्रेशर कम है ना, वेरी वेरी लो प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब प्रेशर बिल्कुल कम है ना, जब ये जीरो के पास है ना, या प्रेशर बहुत कम है, तो एक रियल गैस किसकी तरह काम कर रही है? आइडियल गैस की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो उसका कंप्रेसिव फैक्टर कितना आया? 1 आया। बताओ अब मैं जैसे ही इधर से इधर जाऊंगा तो धीरे धीरे देखो आप, ये ग्राफ कैसे आ रहा है, ऐसे डेविएट हो रहा है इस साइड में, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये ग्राफ क्यों डेविएट हो रहा है, इसको हम देखते हैं। बताओ ये वाला रीजन है, इसके लिए जेड क्या है? लेस देन 1 है कि नहीं है? नीचे वालों के लिए ये नीचे वाला पार्ट है, इसके लिए जेड लेस देन 1 है कि नहीं है? ये बताओ मुझे। अरे ये जेड इक्वल टू 1 है तो ये नीचे जो भी है, ठीक है, नीचे वाला जो ये ग्राफ है इसके लिए जेड लेस देन 1 है। जैसे मैं ऊपर चला जाता हूँ ऊपर साइड में, तो यहाँ पे जेड ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? ये बताओ मुझे। इतना समझ आता है आपको? मतलब इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए जेड ग्रेटर देन 1 है, और ये जो पार्ट है इसके लिए जेड क्या है? लेस देन 1 है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रियल ही है। देखो ध्यान से, इतना समझ में आता है? अब ध्यान दो। अब देखो एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक तो जो अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, अट्रैक्शन और एक रिपल्सन होते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्सेज क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब जब तक आपके पार्टिकल दूर दूर है तब भी अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, ठीक है। और रिपल्सन तब होता है जब पार्टिकल ज्यादा क्लोज हो जाता है, ठीक है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि पार्टिकल यदि ज्यादा क्लोज आएंगे तो उसमें रिपल्सिव फोर्स काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये मैं दो पार्टिकल्स के बीच में कर रहा हूँ, ये दो पार्टिकल ज्यादा क्लोज आएंगे तब आपके रिपल्सिव फोर्स काम करते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और पार्टिकल यदि दूर है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा ऐसे मत समझ, ठीक है। कई ऐसे सोच रहे होंगे कि पार्टिकल दूर दूर है तो उनके बीच में तो अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, यदि गैस के पार्टिकल थोड़े थोड़े भी दूर दूर है तब भी उनमें अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है। रिपल्सन तभी होता है जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, और जो रिपल्सन फोर्सेज होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। ये स्टेटमेंट आप याद करना। अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कुछ चीजें यहाँ पे देखते हैं। बताओ जैसे मैं यहाँ तक बात करूं, ठीक है, जैसे नीचे आ रहा हूँ, प्रेशर क्या है ना, यहाँ तक तो प्रेशर कुछ ज्यादा नहीं है, प्रेशर तो आगे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये गैस के मॉलिक्यूल से मान लो, यदि प्रेशर कम है, यदि प्रेशर कम है, ध्यान दो, यदि प्रेशर कम है तो बताओ कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे? ये बताओ मुझे। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, है ना, क्योंकि प्रेशर कम है तो गैस के पार्टिकल क्या होंगे? थोड़े दूर दूर होंगे, है? तो डोमिनेंट कौन सा करेगा? वैसे दोनों फोर्स लगेंगे बट डोमिनेंट कौन सा होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। यदि पार्टिकल दूर दूर है तो डोमिनेंट कौन सा होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ध्यान दो, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना, डोमिनेंट हो रहे हैं। और इस पॉइंट बी पे बताओ क्या मैक्सिमम अट्रैक्शन है कि नहीं है? मैक्सिमम अट्रैक्शन क्यों है इस पॉइंट बी पे? बिकॉज इस पॉइंट पे जेड की वैल्यू सबसे कम है। कल मैंने पढ़ाया था आपको, जेड की वैल्यू यदि लेस देन 1 होती है तो कौन से फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं? अट्रैक्शन। और जेड की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 होती है तो कौन से फोर्स डोमिनेट करते हैं? रिपल्सन। वो स्टेटमेंट पीछे वाला आप दोनों केस ध्यान दो, ठीक है। तो बताओ इस पॉइंट पे मैक्सिमम अट्रैक्शन है कि नहीं है? मैक्सिमम अट्रैक्शन बोलो तो है कि नहीं है? और जेड की वैल्यू सबसे कम हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे जेड सबसे कम हुआ, है ना, है ना। ऐसे भी है, प्रेशर मतलब इंक्रीज तो कर रहा है बट इतना इंक्रीज नहीं करा, ठीक है। प्रेशर में इतने ज्यादा
इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब यहाँ तक प्रेशर, मतलब इतना बढ़ा तो रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है पर इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। अब प्रेशर क्या है, आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, धीरे 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 प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, धीरे 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 स्लोली स्लोली बढ़ा रहे हैं। तो मैं ऐसे भी आऊंगा, बताओ कौन से फोर्सेज डोमिनेट करेंगे, अट्रैक्शन फोर्सेज। अब देखो, अब प्रेशर क्या आ रहा है, आगे फिर से बढ़ रहा है। अब प्रेशर में ज्यादा बढ़ा दूंगा, ठीक है, यदि प्रेशर में ज्यादा बढ़ा दूंगा तो फिर क्या होगा, मतलब धीरे 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 प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो मॉलिक्यूल क्या आएंगे, धीरे 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 क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। पहले दूर दूर थे, है ना, जब कम प्रेशर था तब दूर दूर थे। अब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो पास पास आएंगे। बताओ जब पास पास आ जाएंगे थोड़े थोड़े, बताओ कौन सा फोर्सेज डोमिनेट करना काम स्टार्ट कर देंगे, कौन से फोर्सेज डोमिनेट हो जाएंगे जब प्रेशर मैंने बढ़ा दिया और थोड़े वो पास आ जाएंगे, तो कौन से आ जाएंगे, रिपल्सन फोर्सेज। अब ध्यान दो इधर, जैसे जैसे ग्राफ बी से सी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, देखना ग्राफ को, यदि बी से सी जा रहा है तो कौन से फोर्सेज डोमिनेट कर रहे हैं, रिपल्सिव कर रहे हैं। अभी अट्रैक्टिव फोर्स तो है, ऐसे नहीं है जीरो हो गए, है ना, डोमिनेट कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। इधर से इधर जाने पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और रिपल्सन फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। बताओ पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, इस पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, वापस गैस क्या होगी, आइडियल होगी। क्यों होगी, टेल मी, आइडियल बिहेवियर शो करने लगी, बिकॉज पॉइंट सी पे रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, मतलब जितना रिपल्सन है उतना ही अट्रैक्शन है ना, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, मान सकते कि नहीं मान सकते, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और गैस वापस एक तरह से आइडियल बिहेवियर शो करने लग जाएगी। बताओ जैसे मैं पॉइंट से सी से डी जाता हूं तो प्रेशर मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, बताओ कौन से फोर्सेज इधर डोमिनेट कर रहे हैं, इधर ओनली एंड ओनली कौन से फोर्सेज ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, रिपल्सन फोर्स। तभी जेड की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 1 हो रही है, जेड की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 1 हो रही है। समझ गए आप, ठीक है, इस चीज को हम ग्राफिकली इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ग्राफ बना के आपको समझाया। अब थोड़ा सा मैं ना आपको और समझाता हूँ, कॉपी में से जो जो पॉइंट मैंने नोट किए है उनको भी आप ऐसे थ्योरेटिकली समझ सकते हो, ठीक है। देखो दोबारा देख लो, ए से बी तक ज्यादा डोमिनेंट कौन कर रहा, अट्रैक्शन। बी से सी जा रहा हूं तो आपका रिपल्सन फोर्स धीरे 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 बढ़ रहा है, और पॉइंट सी पे आते आते रिपल्सन और अट्रैक्शन क्या हो गए, बराबर आ गए। और सी से डी जाऊंगा तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो एक बार हम थ्योरेटिकली इस चीज को पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो भी लिखा हुआ मैं आपको बोल देता हूँ, देखो ऐसा ग्राफ है ना, ए बी, यदि मैं ए बी रीजन के बारे में कुछ लिखूं, ठीक है, यदि थ्योरेटिकली मैं कुछ लिखूं एबी रीजन के बारे में, तो क्या लिखूंगा, एबी रीजन में कौन से फोर्सेज बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्सेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड बिकम मैक्सिमा एट पॉइंट बी, है ना, यहाँ पे क्या आ जाता है, अट्रैक्शन फोर्सेज का मैक्सिमा आ जाता है, ठीक है। और वैसे जेड का क्या आ जाता है, मिनिमा आ जाता है ना, इस चीज को आप देखो, जेड का तो क्या हो जाता है, मिनिमा, और अट्रैक्शन फोर्स का क्या आ जाता है, मैक्सिमा। बी से सी जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो रिपल्सन विल स्टार्ट एक्टिंग बट स्टिल अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेट, मतलब रिपल्सन स्टार्ट हो रहा है बट अभी भी अट्रैक्शन फोर्सेज ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 ही है, बी से सी अभी भी जेड की वैल्यू लेस देन 1 ही है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे रिपल्सन बढ़ा रहे हैं अपना, ठीक है, बट अट्रैक्शन फोर्स अभी भी ज्यादा है, ठीक है। तो बी से सी की बात करूं तो आपका है तो अट्रैक्शन फोर्स ही डोमिनेंट, बट रिपल्सन फोर्स धीरे 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 काम कर रहा है, ठीक है। और सी से डी जाऊं तो क्या कहना है, पॉइंट सी पे आपको बताइए क्या होगा, पॉइंट सी पे अट्रैक्शन फोर्सेज इक्वल टू हो जाएंगे रिपल्सन फोर्सेज एंड गैस बिकम एज एन आइडियल गैस। और रीजन सीडी की बात करें, जो ऊपर वाले पार्ट की बात करें, तो रिपल्सन विल डोमिनेट एंड जेड ग्रेटर देन 1 हो जाता है। बस इस चीज को मैं आपको समझाना था। यदि आपको ये चीज समझ में आई है तो आगे बहुत सारी चीजें को आप इजीली समझ सकते हैं। क्लियर है, बताओ कोई डाउट है तो आप हैंड राइज कर सकते हो। नहीं है, मोबाइल यदि हीट होके बंद हो जाए ना, मतलब मीटिंग से मैं कई बार चला जाऊं, तो आप ना वेट करते रहना, ठीक है, ऐसे नहीं क्लास को इधर उधर कर दो, नहीं तो मैं ज्यादा क्लास लगा दूंगा 15 मिनट एक्स्ट्रा, ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो एक आधा और ग्राफ भी हम देखते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे बनाऊं, चलो बना ही लेता हूँ, ठीक है, आपकी खातिर। देखो कुछ और भी ग्राफ को हम रीड करना समझते हैं। इधर वही जेड है और इधर प्रेशर है,
ठीक है। इन ग्राफ से आपको देखो क्या समझना है, ठीक है। देखो ध्यान दो, कई गैसेज के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, डिफरेंट गैसेज के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, है ना। और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना ले रहा हूँ 0 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान दो 0 डिग्री पे अलग अलग गैसेज के ग्राफ कैसे आते हैं देखना। हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ ऐसे आता है, इसके बारे में भी मैं डिटेल में स्टडी कराऊंगा आपको कैसे आता है। हाइड्रोजन का ग्राफ ऐसे आता है, मतलब कोई नेगेटिव डेविएशन होता ही नहीं है, सीधे सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, ठीक है। और हीलियम के लिए ऐसे आता है, ठीक है। बाकी गैसेज के लिए ग्राफ इस तरह से आते जाते हैं, ऐसे आ गया, फिर ग्राफ ऐसे आ गया दूसरी गैस के लिए मान लो, फिर ऐसे आ गया, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आ रहे हैं, है ना। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन के लिए है ये वाला ग्राफ, ठीक है। अगला वाला CH4 के लिए, अगला वाला CO2 के लिए, अगला वाला SO2 के लिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना आप, ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस किस गैस में है, क्या बता सकते हो आप इस ग्राफ को देख के। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस किस गैस में है, ठीक है, सब बता रहे हैं बिल्कुल SO2 में है सब, है ना। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन SO2 में, क्या अरे हाइड्रोजन और हीलियम तो ग्राफ कौन सा दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके तो Z ग्रेटर देन 1 है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेंट है इनमें तो, ठीक है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स को कैसे देखोगे, जिसका पीक जितना मिनिमा कर रहा है, ठीक है, जितना नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है, उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इस बात को आप केमिकल बॉन्डिंग से भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो बताओ। N2CH4 CO2 SO2 सबसे ज्यादा पोलर गैस कौन सी है, पोलर कौन सी इसमें से बता सकते हो ना। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, N2 का तो 0 होता है, CH4 का भी 0 होता है, सिमेट्रिकल है, CO2 का भी 0 होता है, और SO2 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। SO2 में पोलरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो SO2 में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है ना। इस बात को आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो और केमिकल बॉन्डिंग से भी समझ सकते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट SO2 का ज्यादा है। फिर देखो CH4 और CO2 में अट्रैक्शन फोर्सेज की बात करूं, ध्यान दो CH4 और CO2 में ध्यान दो। CH4 का मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, कितना होता है 44 ग्राम होता है। तो मोलर मास के हिसाब से वंडरवाल फोर्सेस की बात करूं तो CO2 में ज्यादा है वैसे भी, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि CO2 में जो डाइपोल मोमेंट तो दोनों का ही 0 है, ठीक है। तो हम वंडरवाल फोर्सेस से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, वंडरवाल फोर्सेस से कंपेयर कर सकते हैं ना। आपको पता है कि CO2 का मोलर मास काफी ज्यादा है ना। वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना, उसका साइज है वो CH4 से वैसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें हो गया, CO2 में, है ना। फिर CH4। अब देखो CH4 और N2 की बात करें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान दो, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। N2 और CH4 में हम अट्रैक्शन फोर्सेस की बात करें तो मोलर मास तो इसका ज्यादा है 28 ग्राम है, ठीक है, और इसका तो 16 ग्राम है। बट ध्यान दो यदि मैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाऊंगा कुछ इस तरह से होगा, होगा CH4 का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होगा, होगा। बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, CH4 का ज्यादा होगा। तो CH4 के मॉलिक्यूल्स में है ना ज्यादा फोर्सेस लगेगा एज ए लंडन फोर्स। कई बार है ना सरफेस एरिया, कई बार मोलर मास है ना उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो आप, ठीक है। सम टाइम जैसे एक आध एग्जांपल इसमें ये कराया है, ठीक है। बाकी तो जिसका मोलर मास होता है उसी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना? कुछ है ना। तो CH4 और N2 में ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो CH4 का मोलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो CH4 का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या आएगा, है ना, प्लस प्लस, और जो माइनस माइनस का डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगा, ठीक है। वंडरवाल फोर्सेज जो मैंने बताया था, ठीक है। वैसे दूसरे मॉलिक्यूल पे, ठीक है, तो इंटरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस ग्राफ को आपको पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ तक, यहाँ Z1 है, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ तो Z<1 हो रहा है ना। यहाँ पे वापस 1 हो गया, है ना। और सबसे रिपल्सन की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम में क्या हो रहा है, एक तरह से रिपल्सिव फोर्स काम कर रही है। बताओ मैक्सिमम रिपल्सन किसमें है, बता सकते हो आप, जिसका जेड जहां मैक्सिमम रिपल्सन किसमें, देखो मैक्सिमम रिपल्सन किसमें है, इसको मैं ना मैथमेटिकली भी आपको ना आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस चीज को आप वैसे मतलब मॉलिक्यूल का साइज किसका बड़ा है ये बताओ मुझे, साइज किसका बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज बड़ा है, हीलियम का साइज बड़ा है,
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बड़ा होगा ना। अरे मॉलिक्यूल्स के बाद हीलियम तो एटॉमिक फॉर्म में है, H2 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ध्यान दो, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है आपका हाइड्रोजन, तो साइज तो उसी का बड़ा होगा, ठीक है, साइज है उसी का बड़ा होगा, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का ही बड़ा होगा, साइज है, ठीक है। फिलहाल इसकी बात है ना, मैं आगे ग्राफ में करूंगा दोनों के बारे में, ठीक है, दोनों के बारे में रिपल्सन मैक्सिमम किस में है, ठीक है, दोनों में से साइज किसका बड़ा है, ये अपने आप हम मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ सोचने की बात नहीं है, यहाँ आपको यही ध्यान होना चाहिए कि हाइड्रोजन और हीलियम में क्या हो रहा है, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स क्या है, डोमिनेट हो रहे हैं। अब मुझे एक और चीज बताओ, मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ठीक है, आपने जो पढ़ा है उससे बताओ, एक की वैल्यू किस गैस के लिए सबसे ज्यादा होगी, स्मॉल ए की वैल्यू, स्मॉल ए वंडरवाल कांस्टेंट, मतलब किस गैस के लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी, टेल मी, स्मॉल ए की वैल्यू किस गैस के लिए ज्यादा होगी, स्मॉल ए किसके बारे में बताता था, छोटा वाला ए किसके बारे में बताता था, अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में बताता था। तो अट्रैक्शन फोर्सेस जिसमें ज्यादा होगा, ठीक है, उसके लिए ए की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो SO2 के लिए ए की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ध्यान रहे इस चीज का। और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, बताओ इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जो जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, टेल मी, ऐसी कौन सी गैस है जिसका लिक्विफिकेशन सबसे इजी होगा, बताओ। अब कई कंफ्यूजन में है ना, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। देखो लिक्विफिकेशन का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पास पास आएंगे ना। अरे लिक्विड में मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, पास पास में आते हैं, तो मॉलिक्यूल पास पास में कब आएंगे, जब पास पास में आएंगे तो उनमें कौन सा फोर्सेज होगा ज्यादा, कौन सा फोर्सेज ज्यादा होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्सेज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो SO2 है, देखो जिसके लिए एक की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही इजीली लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो सबसे जल्दी लिक्विड में कौन कन्वर्ट होगी, SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको हम इजीली लिक्विड में बदल सकते हैं टेम्परेचर को लो करके, बिकॉज उसमें अट्रैक्शन फोर्सेज क्या है, ज्यादा है। क्योंकि लिक्विड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पार्टिकल को ज्यादा क्लोज लाना पड़ेगा, हमें लिक्विड की तरह सोचना पड़ेगा, है ना, नॉट गैस की तरह, ठीक है, ध्यान रहे। तो देखो मैं कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, राहुल बंसल तो कंफ्यूज हो रहा है, में लिक्विड में गैस के मॉलिक्यूल जब ज्यादा पास आ जाएंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, मैं लिक्विड में बदलने के लिए बात कर रहा हूँ, जब लिक्विड में चेंज हो जाएंगे तो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज्यादा होगा, लिक्विड में ज्यादा होगा, तो मुझे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू देखनी पड़ेगी, जिसका ए मैक्सिमम है, ठीक है, वो उतनी ही जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक है। इस चीज को उस चीज से रिलेट मत करो, ठीक है, उस चीज को मैंने बताया था कि आपके जो अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं गैस में वो लॉन्ग रेंज पे भी काम करते हैं, जबकि रिपल्सन फोर्स क्या करते हैं, शॉर्ट रेंज में काम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आप एक साथ मत लो इन चीज को, ठीक है ना, लिक्विड में अलग कंसेप्ट है, वो अलग चीज है, वो मैंने ग्राफ को समझाने के लिए दो अलग अलग केसेस लिए थे, ठीक है, उसके बाद बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक दो चीजें वो देख लो आप, इफ मिनिमा ऑफ ग्राफ इंक्रीजेज इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन गैसेज इंक्रीजेज, यदि ये मिनिमा बढ़ेगा, जैसे जैसे मिनिमा आएगा नीचे नीचे ग्राफ, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, तो ASO2 का ज्यादा होगा, फिर CO2 का, ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। इफ अट्रैक्शन फोर्सेज इंक्रीजेज देन टेंडेंसी टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इंक्रीजेज, यदि अट्रैक्शन बढ़ेंगे, अट्रैक्शन फोर्सेज बढ़ेंगे, तो एक गैस है वो जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। गैसेज विथ हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लाइक CO2 एंड SO2 सो ग्रेटर नेगेटिव डेविएशन, मतलब ज्यादा नेगेटिव डेविएशन कौन से दिखाएगी, वो गैस, नेगेटिव डेविएशन का ज्यादा का मतलब क्या है, ग्राफ का मिनिमा कम से कम आना चाहिए, ठीक है ना, जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगी, ठीक है, कौन दिखाएगी, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ की बात अभी की है, ठीक है, ओके, इसमें कोई डाउट है तो बोल दो। हाँ जी,
सर वो वाला ग्राफ हमने 0 डिग्री पे बनाया तो सर सभी टेम्परेचर पे ऐसा ही होगा कि अलग अलग पे? ना ना ना, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ग्राफ आता है, ध्यान रहो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, ध्यान रहे, बिल्कुल ये ध्यान रहे। हाइड्रोजन और हीलियम है वो 0 डिग्री पे आपका दिखाएगी कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। 0 से ऊपर ही ये पॉजिटिव दिखाएगी, क्योंकि टेम्परेचर और बढ़ाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल तो वैसे ही दूर दूर भागेंगे, सीधी सीधी बात है ना, मतलब वैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ है 0 डिग्री पे आपका, मतलब बाकी 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ये गैसेस तो ऐसा ही डेविएशन दिखाएगी। ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में टेम्परेचर लेके जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में बहुत ज्यादा लेके जाएगा, तब है ना आपका जो हाइड्रोजन और हीलियम के ग्राफ भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वो मैं बाद की बात करूंगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 0 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली गैसेस तो 0 से ऊपर ही वैसा बिहेव करेगी, है ना, और हाइड्रोजन हीलियम भी मतलब 0 से ऊपर तो ऐसा का ऐसा ही करेगी कोई बिहेवियर, ठीक है। आप टेम्परेचर 0 से ऊपर रखो, ऐसा ही बिहेवियर आएगा। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में टेम्परेचर आ गया, ठीक है, जैसे -160 आ गया, ठीक है, तब ग्राफ की भी क्या चलता है आपका, हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ भी नीचे आने लगता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, आगे, है ना। फिर भी आपका हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ नीचे आने लगता है, उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है, आगे। अब हम देखो, अब कुछ चीजें हम यहाँ पे देखो सीखने वाले हैं, है ना। हम है ना डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है, जिसमें जेई में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल है, चीज सिंपल है बट थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो हम देखो, बस मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ जेड इन different conditions। सबसे पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, ध्यान दो मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं वेरी लो, मतलब प्रेशर बहुत बहुत कम है, ठीक है, कम से कम है। चलो अब मुझे आप ही बताओगे, हम 1 मोल गैस के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, है ना। बताओ 1 मोल गैस के लिए वान डेर वाल इक्वेशन क्या होगी, फॉर 1 मोल गैस क्या होगी वान डेर वाल इक्वेशन, पी एन की वैल्यू कितनी रख देंगे 1, तो क्या आ जाएगी A/V², ठीक है, V - B = RT, है ना। 1 मोल गैस के लिए कर रहे हैं, बाद में ना 1 मोल के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बाकी के लिए हम तो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम फिलहाल 1 मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिख दी मैंने। बताओ जब बहुत कम से कम प्रेशर हो, वेरी वेरी लो प्रेशर हो, बताओ क्या वॉल्यूम क्या होगा, बताओ। जब प्रेशर बहुत लो, वेरी वेरी लो, तो वॉल्यूम क्या होगा, टेल मी। वेरी वेरी हाई होगा, बस 8 वेरी लो, 8 very low pressure, 8 very low pressure, volume will be very high, वेरी हाई होगा, ठीक है। बताओ प्रेशर बहुत लो है, बहुत लो है, क्या गैसेज के बीच में कोई इंटरेक्शन होगी, बताओ कोई अट्रैक्शन होगा यदि प्रेशर है वो बहुत लो है तो, टेल मी। नहीं होगी ना, गैस के मॉलिक्यूल तो दूर दूर भागेंगे ना, बहुत ज्यादा दूर दूर भागेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, नो इंटरेक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे। तो बताओ क्या एक की वैल्यू में अप्रोक्सीमेट 0 ले सकता हूँ, टेल में इस इक्वेशन में 0 ले सकता हूँ ना, है ना, है ना। तो नेग्लिजिबल कर लिया मैंने एक को, तो मतलब एक का तो हमें लेना ही नहीं है ना। यदि बहुत लो प्रेशर हो गया तो इसका मतलब आइडियल गैस है पूरा का पूरा, समझ गए ना, आइडियल गैस वाली चीज आ रही है यहाँ पे, है ना। वेरी वेरी लो प्रेशर है, इसका मतलब आइडियल गैस की तरह, है ना, प्रेशर है तो आइडियल गैस की तरह गैस काम कर रही है ना, गैस के मॉलिक्यूल दूर 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 भाग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक की वैल्यू 0 ले ली। बताओ वॉल्यूम यदि वेरी हाई है, ठीक है, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, यदि वॉल्यूम वेरी हाई है तो किसका वॉल्यूम वेरी हाई है, गैस का वॉल्यूम वेरी हाई है, किसका वॉल्यूम वेरी हाई है, गैस का वॉल्यूम। तो V - B को मैं अप्रोक्सीमेट V लिख सकता हूँ, टेल मी, यदि वॉल्यूम वेरी वेरी हाई है तो क्या गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम में नेग्लिजिबल कर सकता हूँ इस केस में, टेल मी, ठीक है। मुझे आप बताओ, ठीक है, मैं आप बताओगे तभी लिखूंगा, ठीक है, आगे बिल्कुल, ठीक है, मैं नेग्लिजिबल कर सकता हूँ यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है, इसका मतलब इसको मैं V - B को अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ यहाँ पे। देखो सारी चीजें हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कई बार केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, कई बार हमें अप्रोक्सीमेशन
अप्रोक्सीमेशन लेनी ही पड़ती है, ठीक है, तभी हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है, चाहे बायनोमियल थ्योरम हो, ठीक है, चाहे फिजिक्स की कई चीजें हो, ठीक है, कई बार अप्रोक्सीमेशन से काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जैसे कैसे आप सोच रहे हो, जैसे ये भी है, ये गैस का वॉल्यूम है, ये 1000 मान लो, टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहा ना मैं भी तो टेम्परेचर पे क्यों जा रही हूँ यहाँ पे, मैं नॉर्मल ले रहा हूँ टेम्परेचर, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को एक साइड में रखते हैं, पहले हम प्रेशर को बहुत लो करते हैं, देखो तो वॉल्यूम कितना है, मान लो मैंने लिया 1000 गैस का वॉल्यूम, और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है 0.001, है ना, बी की वैल्यू, ये बी है, ये बी है, ठीक है, तो बताओ क्या इसमें से ये मैं माइनस करूं, ठीक है, इसमें से 1000 में से मैं 0.01 माइनस करूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना, बी की वैल्यू बहुत कम है तो, है ना, यदि बी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो मैं बी से माइनस करूं या न करूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसीलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया। हाँ प्रीतेंद्र, क्या प्रॉब्लम है? प्रीतेंद्र, देखो यदि मैं किस फर्स्ट केस अपना है, आज एग्जांपल दिया था, ठीक है, शाबाश, एट वेरी लो प्रेशर, यदि प्रेशर बहुत बहुत कम है, ठीक है, तो 1 मोल गैस के लिए मैं वान डेर वाल इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, तो प्रेशर लो है, इसका मतलब मैं एक की वैल्यू क्या मान सकता हूँ, 0 मान सकता हूँ, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा, वेरी हाई होगा, तो वॉल्यूम वेरी आएगा तो मैं v माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट v लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब देखो, अब वैल्यू पुट करो आप, इसको, ये 0 हो गया, है ना, a 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया पूरा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p हो जाएगा, v माइनस बी को मैंने क्या लिख दिया, अप्रोक्सीमेट v लिख दिया, तो क्या बन गया, RT का RT। बताओ गैस कौन सा बिहेवियर शो कर रही है, टेल मी, बताओ गैस कौन सा बिहेवियर शो कर रही है, PV इक्वल टू RT, आइडियल, कौन सा शो कर रही है, आइडियल कर रही है ना, मतलब मैंने प्रूव कर दिया इस चीज को, ठीक है ना, बट प्रूव करने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होगी, ठीक है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही हो जाए, कोई मशीन नहीं लगी हुई है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, देखो दोबारा समझाता हूँ स्टूडेंट पे, यदि प्रेशर बहुत कम हुआ, मतलब गैस के पार्टिकल काफी दूर दूर है, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, है ना, तो रियल गैस में अट्रैक्शन होते हैं, है ना, उस चीज को मैंने यहाँ पे 0 कर दूंगा, ए वैल्यू 0 कर दूंगा, ठीक है, और यदि पार्टिकल्स का मतलब गैस का प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो v माइनस बी से आप v को अप्रोक्सीमेट आप v ले सकते हो, तो बताओ P इंटू वी इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, RT लिख दूंगा, तो कौन सा बिहेवियर शो करेगी यहाँ पे, आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन होगी। अब और भी चीजें देखते हैं, देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, सेकेंड लो प्रेशर, पिछला क्या था, दोनों एक चीज नहीं है, पिछला वाला था वेरी लो प्रेशर, सेकंड वाला है लो प्रेशर, लो प्रेशर और वेरी लो में आप समझ सकते हो डिफरेंस क्या है, ठीक है, जानते होंगे, बताओ एट वेरी लो प्रेशर है तो वॉल्यूम तो हाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इतना हाई नहीं होगा, ठीक है, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा, प्रेशर लो है तो वॉल्यूम तो हाई होगा, ठीक है, तो मैं v माइनस बी को अप्रोक्सीमेट, v माइनस बी को अप्रोक्सीमेट फिर से भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट क्या मैं एक को नेग्लेक्ट करूंगा इस बार, बताओ क्या एक को नेग्लेक्ट करूंगा, नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि आइडियल की तरह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं वेरी वेरी लो प्रेशर का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, यहाँ पे थोड़े से पास है, इतने ज्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरह की पोजीशन है, बहुत ज्यादा भी पास नहीं है, ठीक है, इस तरह से, ठीक, पिछले केस में क्या थे, ऐसे थे मान लो, है ना, तो इस तरह से आपको ए है, इस बार क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, बताओ वान डेर वाल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बताओ P प्लस ए बाई वी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात है, ए को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा, v माइनस बी को मैं क्या मान लूंगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, बताओ क्या बना, क्या बन जाएगा, PV प्लस A अपॉन V इक्वल टू RT, बन गई इक्वेशन, ओके,
बताओ इससे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं बताओ? यदि मैं जेड निकालना चाहूँ तो बताओ इस इक्वेशन से कैसे लाऊं? टेल मी। ये इक्वेशन 1 होगी, सोच सकते हो? क्या करना पड़ेगा मुझे जेड निकालने के लिए? जेड क्या होता है? पीवी अपॉन आरटी। जेड क्या होता है? पीवी अपॉन आरटी, है ना? तो पीवी अपॉन आरटी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरी इक्वेशन को आरटी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं इस पूरी इक्वेशन को आरटी से डिवाइड कर दूंगा। वी आर टी, इधर आर टी से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा, ठीक है? बताओ ये क्या चीज बन गई? जेड बन गई ना, जेड, ठीक है? इक्वल टू ये क्या बन गया? 1 बन गया। जेड इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, है ना? जेड इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है 2012 के आसपास, बिल्कुल, ठीक है? एक छोटी सी कंडीशन थी कि आपको फॉर्मूला भी याद करना है, ऐसी बात नहीं है ना? सारे मेडिकल वालों को भी ध्यान रखना है, नीट में भी कई बार आ चुका है, 2-3 टाइम्स आ चुका है, ठीक है? तो ये एक कंडीशन होगी, ठीक है? कौन सी कंडीशन है? लो प्रेशर पे है। लो प्रेशर पे आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे होता है? लो प्रेशर पे आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसका क्या फॉर्मूला होता है? जेड इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, ठीक है? बिल्कुल, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है? फॉर्मूला एग्जाम में भी आ सकता है। ऐसे पूछ लिया कि एट लो प्रेशर पे जेड क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, या ये दे दिया या कुछ और दे दिया, ठीक है? अब एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, है ना? ये ग्राफ आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है क्योंकि अब तक नहीं पूछा गया है। देखो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से कैसे बनाऊंगा ग्राफ। ग्राफ किसमें बनाऊंगा? सिंपल सी चीज है, आपने y इक्वल टू एम एक्स के ग्राफ देखे होंगे। मैं जेड में और 1/t में ग्राफ बना रहा हूँ, 1/t में। बताओ ग्राफ कैसा आएगा जेड और 1/t में? देख के बता दो, खोल करके बता दो। उसका क्या तो इंटरसेप्ट होगा और क्या स्लोप होगी? टेल मी। उसका क्या तो इंटरसेप्ट होगा और क्या स्लोप होगी? बताइए। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको बनाने में। देखो देखो स्ट्रेट लाइन कैसे होगा ये भी देख लो, कई स्टूडेंट को अभी ये भी नहीं पता, तो देख लेते हैं। देखो जेड इक्वल टू क्या है? 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, ठीक है? तो देखो ग्राफ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस ए अपॉन वी आर इंटू 1/t, है ना? ग्राफ किसमें बन रहा है? देखो जेड में, ये क्या हो गया अपना y, है ना? ये क्या हो गया अपना, और ये क्या हो गया अपना 1/t के x है ना? तो ये क्या होगी? m, स्लोप होगी। ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट c, और ये क्या हो गया? x। तो y इक्वल टू c प्लस एम एक्स हो गया। बताओ c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। स्लोप m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? माइनस ए अपॉन वी आर, है कि नहीं है? है कि नहीं है बोलो? हाँ प्रजेंद्र बोल। सर अगर सर स्लोप नेगेटिव है तो सर जो उसका सर ग्राफ होगा सर वो सेकंड क्वाड्रेंट की साइड नहीं जाएगा सर? हाँ ऐसे आएगा, स्लोप नेगेटिव तो ऐसे आएगा, ग्राफ है ऐसे आएगा, नीचे की तरफ लाइन आएगी ऐसे, यस सर। ऐसे, ओके। ठीक है? नेगेटिव तो आएगी। बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस क्या होती है? इंटरसेप्ट। वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वाली है, ये इंटरसेप्ट कितना है? 1 है ना? और स्लोप कितनी होगी बताओ? माइनस ए अपॉन वी आर होगी, ठीक है? बस, ठीक है? इसको देख लो आप। देखो अब है ना, ये स्ट्रेट लाइन के बारे में ये आपको आना चाहिए, ठीक है? कैसे स्लोप निकालते हैं, कैसे इंटरसेप्ट निकालते हैं ना, काफी मैंने बता भी दिया है, ठीक है? बस ये नेगेटिव स्लोप आती है ना तो लाइन ऐसे आती है, पॉजिटिव आती है तो ऐसे आती है, ठीक है? नेगेटिव आती है तो ऐसे आती है, पॉजिटिव आती है तो ऐसे आती है। चलो एक और चीज पूछता हूँ आपसे मैं, एक और ग्राफ देखते हैं कौन कौन बना पाता है, ठीक है? इसी डेरिवेशन से बनाना है। किस किस में ग्राफ बनाना है? देखो डेरिवेशन आपके सामने है, ये पूरा है। मैं ग्राफ बना रहा हूं आपसे। वाई एक्सिस पे तो लो आप, वाई एक्सिस पे तो ले लो आप पीवी, ठीक है? और एक्स एक्सिस पे ले लो 1/v। बताओ ग्राफ कैसा आएगा? इसी में से वो लाइन आपको ढूंढनी है। बताओ कौन सा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? वाई एक्सिस में लेना आपको पीवी
और एक्स एक्सिस में लेना है आपको 1/v, y की तरफ लेना है pv और एक्स एक्सिस पे लेना है 1/v। बताओ कौन सा चूज करोगे इनमें से? pv और 1/v आपको कहां पे दिख रहा है इसमें? कौन सा? थर्ड वाला, ठीक है। देखो कौन सा लेंगे काम, pv और 1/v। देखो ये रहा आपका pv और a अपॉन b है ना, 1/, है ना, तो इसको काम में ले सकते हो आप, ठीक है। ये क्या चीज है, इसको लिख लेते हैं हम। देखो इसको हम लिख लेते हैं, देखो क्या है, pv प्लस a/v इक्वल टू RT। तो क्या हो गया, pv इक्वल टू RT माइनस a/v, ठीक है। अब ग्राफ बना लो, pv वर्सेस 1/v। देखो इसकी स्लोप भी नेगेटिव आएगी, बट इसका इंटरसेप्ट 1 नहीं आएगा पिछली बार की तरह। कितना आएगा स्लोप? देखो ये क्या है, y हो गया, ये क्या हो गया, है ना, ये आपका 1/v x है, तो ये c हो गया। होगी सबके पास, बताओ pv और 1/v में ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। pv क्या होगा आपका y, RT क्या होगा आपका c, 1/v क्या होगा आपका x, है ना, तो mx, है ना। अब चूज कर लो c क्या है यहाँ पे, बताओ c है यहाँ पे RT, स्लोप क्या है m क्या है यहाँ पे माइनस a, है ना, तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव ही होगी, ठीक है। स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी ना, उसकी वैल्यू क्या होगी स्लोप की, माइनस a। बट ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट है ये कितना आएगा, RT आएगा। ध्यान रहे एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, इस ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। एक मिनट, राजवीर कौर समझ आ रहा है क्या? राजवीर कौर, उज्जवल, वरिंदर, कुंजल गुप्ता, आंचल गर्ग, ठीक है। कुछ स्ट्रेट लाइन की ये सब चीज ध्यान रहे, नहीं समझे तो पूछ लेना, ठीक है, बिल्कुल। तो आपके एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कॉपी में से, यहीं से सीधे, ठीक है। मेडिकल वालों को सीधा फॉर्मूले से पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो देखो एक और हम केस लेते हैं नेक्स्ट, है ना, बाकी केस तो कल करेंगे, है ना। एक और करते हैं, थर्ड वाला। इन हाई प्रेशर की बात करें, है ना, एट वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत हाई हो गया तो क्या करें, ठीक है। तब क्या हम कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। बताओ प्रेशर वेरी हाई है तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, ये बताओ मुझे। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई आ जाएगी, फिर मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा पास है, ठीक है। तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, देखो एट हाई प्रेशर रिपल्सिव फोर्सेस विल डोमिनेट, ठीक है। एंड देयरफॉर attraction forces will be negligible होंगे। क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। बताओ ए कितना हो जाएगा बच्चों, यदि वेरी हाई फोर्सेज हो गया और रिपल्सन फोर्स ज्यादा डोमिनेट कर गए तो अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होंगे, तो ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या अब की बार v माइनस बी को हम v लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, टेल मी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, बिकॉज प्रेशर बहुत हाई है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, ज्यादा नहीं है, तो हमें मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, है ना। बी को माइनस करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, प्रेशर बहुत हाई है, तो ये चीज नहीं लिख सकते। तो ये चीज नहीं लिख सकते तो फिर क्या आ जाएगी इक्वेशन, टेल मी, पी,
है ना, ए तो 0 हो गया तो यहाँ पे 0 आ गया, इनटू v माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, आर टी। ठीक है, तो क्या बन गया, पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी। इसको जेड की टर्म में निकाल सकते हो, आर टी से डिवाइड कर दो आप, तो पी वी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इक्वल टू आर टी बाई आर टी। ठीक है, क्या बन गया ये, जेड इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, है ना, 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। ये जेई 2000 जो 2014 है उसमें पूछ लिया गया था, उसके नेक्स्ट ईयर ही वापस, कि यदि हाई प्रेशर पे है तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला होगा, है ना, और एम्स में भी आ चुका है। ठीक है, तो कई एग्जाम्स में आ चुका है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, हम ग्राफ बनाए, इधर बता देता हूं मैं, हम ग्राफ बनाए, इसमें क्या आया फॉर्मूला, जेड इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। बताओ अब ग्राफ बनाएंगे किस किस में, जेड और 1/t में। बताओ क्या तो स्लोप आएगी, क्या इंटरसेप्ट आएगा एल में, क्या स्लोप आएगी और क्या इंटरसेप्ट आएगा। ये क्या बन गया अपना, y बन गया, 1/t क्या अपनी x है ना, तो c प्लस mx, है ना, तो आप स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना, इस बार पॉजिटिव आएगी ना, इस तरह से आएगी, है ना। बताओ ये जो स्लोप है, थीटा है, टेन थीटा है ना, ये जो स्लोप है अब की बार किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, पी बी अपॉन आर, पी बी, है ना, पी बी अपॉन आर के बराबर होगी, उल्टा लिख दिया गया मैंने, पी बी अपॉन आर। हाँ, पी बी अपॉन आर तो होगा, ठीक है, पी बी अपॉन आर ही होगा, बिल्कुल। एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ यही आएगा ना, पी बी अपॉन, और इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, इंटरसेप्ट सी कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा ग्राफ, ठीक है, ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा इसी में ग्राफ बना रहा हूं मैं, किस किस में, जेड जेड और पी में बना लेते हैं, हाँ जेड और पी में ग्राफ बनाए तो पी में बनाएंगे तो क्या होगा, पी में आई तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी ना, स्लोप क्या होगी, बी अपॉन आर टी। ठीक है, सेम होगा ना, ग्राफ वैसा का वैसा ही होगा, है ना, इंटरसेप्ट कितना होगा, 1 ही होगा, बट स्लोप कितनी होगी, बी अपॉन आर टी। ठीक है, तो कुछ ग्राफ से आप देख लेना नोट से, है ना, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, है ना, थोड़ा आप पढ़ के आना, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा दिया है वो सारी चीज आप पढ़ के आओगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस भी है एक आधे, उसको भी देख लेना आप, ठीक है, और कल हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, है ना, पढ़ के आओगे, ठीक है, बस आज इतना ही बताएंगे, बोलो। सर एक चीज पूछनी है आपसे, मतलब स्टेटमेंट है एक, हाँ बोलो। at a dew point a gas becomes saturated so that vapor pressure of H2O at room temperature is equal to saturated vapor pressure of water at dew point. वेपर प्रेशर ऑफ H2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Vapor pressure of H2 at room temperature is equal to the saturated vapor pressure of water at dew point. ड्यू पॉइंट इस क्या होता है सर ये? मतलब रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और मतलब वाटर का वेपर प्रेशर है, वाटर का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा सेचुरेटेड वेपर प्रेशर के, At dew point. और 30 रूम टेम्परेचर भी दे रखा है साथ में, नहीं सर, बस इतनी स्टेटमेंट है बस। बस रूम टेम्परेचर का नाम लिया हुआ है ना क्वेश्चन में। यस सर। ड्यू पॉइंट की बात की, ड्यू पॉइंट तो
क्रिटिकल पॉइंट ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ? नो सर। ड्यू पॉइंट तो क्या, ड्यू पॉइंट का कोई और भी नाम होता है आई थिंक। उसके बाद बस एक फॉर्मूला लिखा हुआ है सर, कैपिटल आर एच इज इक्वल टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट डिवाइड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, ऐसा कहाँ पे देखा था ये? तो सर एक पीडीएफ है, मैं आपको पिक भेज देता हूँ उस चीज की, ऐसे। ठीक है देखते हैं ना, मतलब हो सकता है कई चीजें ना, मतलब अपने सिलेबस में तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखता हूँ ना, अभी फिलहाल मेरे को श्योर नहीं है। ठीक है, तू जो पूछ रहा है ओके ना, ओके। या तो मैं कल बता देता हूँ या बाद में तुम भेज देना मेरे को। ओके सर, ठीक है। फिलहाल अगली क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है। यस सर।